आधुनिक भारत का टॉपिक है आज हमारा सिख एवं अंग्रेज। सिख एवं अंग्रेज आप कोई समझ सकते हैं पंजाब के साथ अंग्रेजों का क्या संबंध था, यानी पंजाब पर अंग्रेज किस तरह से आधिपत्य करे ये हमें जानना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम देखते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न अगर आप प्रीवियस लौट के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी प्रश्न यहाँ से कैसे बनता है। तो थोड़ा ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा, तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और रिवीजन कीजिए। आधुनिक भारत में आज हम देखेंगे पंजाब के बारे में। तो बताना चाहेंगे सिख धर्म का संबंध पंजाब से है, अर्थात सिख संप्रदाय का स्थापना का श्रेय गुरु नानक का जाता है और गुरु नानक ना सिख धर्म के संस्थापक है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। आपको याद रखना है, इनका संबंध पंजाब से। ठीक है, तो कहता है कि गुरु नानक का अनुयायी सिख कहलाए, यानी गुरु नानक का जो भी शिष्य हुए ना वो सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, यानी मुगल साम्राज्य के संस्थापक है बाबर और बाबर का बेटा है हुमायूं। तो जब वो यहाँ पे राज कर रहा था ना उस समय ना सिख धर्म ये सिख गुरु नानक थे। ठीक है, कहता है 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जन्म का आभास हुआ, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, थोड़ा ईस्वी याद रखिएगा 1496। ठीक है, तो आपको पता है भारत की खोज कब किया था? 1498 में। तो देख रहे हैं 1498 में भारत की खोज किया था, तो ये तो प्रत्येक बच्चा को पता है कि भारत की खोज कौन किया था? वास्को डी गामा 1498 में। तब तभी से याद रख लीजिए 2 वर्ष पहले ना क्या हुआ था आपको ना भारत में ना सिख धर्म के गुरु जो गुरु नानक थे उनको ना ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो देखिए कोई भी चीज को जोड़िएगा ना तो आपको याद रहेगा। परीक्षा में आपको पूछेगा गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था तो आप भूल जाएगा, लेकिन कोडिंग कर लीजिएगा। अरे 1498 में ही तो वास्को डी गामा आया था, 16 साल पहले, यानी 2 साल पहले 1496 में। यानी इनको ना आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और सिख धर्म के बारे में ये प्रथम गुरु बने। ठीक है, और सिख धर्म के बारे में सबको बताया और जो सिख धर्म माना वो उनका अनुयायी है। ठीक है, तो 1496 याद रखिएगा। ठीक है, गुरु नानक ने गुरु लंगर और निःशुल्क सहभागी भोजन स्थापित किया। गुरु नानक ने एक संस्थान पर संगत एवं पंगत, यानी संगत माने धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर। तो आप प्रथम गुरु थे ना वही स्टार्ट करते थे गुरु का ना लंगर। गुरु का लंगर मतलब एक स्थान जहाँ पे ना लोगों को भोजन मिलेगा। ठीक है, भोजन मिलेगा, तो वो क्या कहते हैं। और उसी के साथ साथ एक पंगत, और पंगत में क्या होगा धर्म के बारे में बताया जाएगा। तो आपको पूछेगा कि लंगर व्यवस्था कौन चालू किया? तो वहां पे आपको गुरु नानक नहीं देगा, सिख के प्रथम गुरु। ठीक है, तो सिख के प्रथम गुरु तो आप जान जाएंगे तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिख के और गुरु आएंगे ना जो इसको परमानेंट कर देंगे, यानी अस्थायी कर देंगे। इतना तक क्लियर है? तो आपको पूछेगा संगत का संबंध किससे है? धर्मशाला से। पंगत का संबंध किससे है? लंगर से। ठीक है, पता है संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायी के लिए ना एक संस्थान का कार्य किया जहां पे प्रतिदिन मिलते थे, यानी खाने के लिए वहां पे इकट्ठा होते थे और वहां पे धर्म से संबंधित बातें करते थे। ठीक है, कहता है गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। थोड़ा ईस्वी और करतारपुर 1538 करतारपुर, तब करतारपुर में मृत्यु हो गई। तो पूछता है कि पहले तो आप जन्म के बारे में जानिएगा। ठीक है, आप फिर इनको मृत्यु के बारे में जानिएगा। तो इन करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई, मतलब इसको देहांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देहांत हो गया। तो करतारपुर का नाम वर्तमान में क्या नाम है? ननका साहब नाम है। ठीक है, हाँ, तो कहता है कि गुरु नानक की मृत्यु 1538 में करतारपुर में हो गई। उसके बाद ना गुरु अंगद 1539 से 52 में ना सिखों के दूसरे गुरु हुए। तो अंगद का ना बचपन का नाम लहना था, यानी कि लहना के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि गुरु सिखों के प्रथम गुरु की मृत्यु कहाँ हो गई? तो करतारपुर। तो करतारपुर के बारे में जानिएगा, साल के बारे में जानिएगा 1538। अब दूसरे गुरु कौन आ गए? अंगद को ना लहना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दूसरे गुरु है, समझ में आ रहा है ना? ये दूसरे गुरु है। ठीक है, अब ये क्या किए इन्होंने नानक के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया, यानी कि गुरुजी चालू किए प्रथम गुरुजी और दूसरे गुरुजी क्या किए परमानेंट कर दिए। ठीक है, यानी कि अब बंद नहीं होगा। और एक और चीज इन्होंने गुरुमुखी लिपि का ना आरंभ कर दिया, यानी गुरुमुखी लिपि पंजाबी ना गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुखी लिपि ना एक लिखने की ना कला है, एक व्यवस्था है। ठीक है, लिखने की एक कला है। ठीक है, यानी एक लिपि है। ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु है अमरदास। इनका जो कार्यकाल है 1552 से 1574। ठीक है, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति एक लवन का प्रचलित किए। ठीक है, तो लवन का संबंध किससे है? सिखों से। और सिखों के तीसरे गुरु थे ये ना इसको स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे। अकबर ने गुरु अमरदास के से गोविंदवाला में जाकर भेंट किया था। एक जगह का नाम है गोविंदवाला। ठीक है, और उनकी पुत्री बीबी भानी को ना कई गांव दान में दिया था। उनका पुत्री है जिसका नाम है बीबी भानी। ठीक है, कहता है अमरदास ने 22 गद्दी की स्थापना की। था ये भी पूछता है कि 22 गद्दी की स्थापना किसने किया? तो अमरदास। ठीक है, और
प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास, यानी बीबी का शादी हुआ रामदास से और वो उसके पति हो गए, जिसका कार्यकाल 1574 से 1581। सिखों के ना चौथे गुरु हुए, तो चौथे गुरु कौन हुए? रामदास, और ये बीबी के पति हैं। ठीक है, तो रामदास हुए। रामदास क्या किया देखिए, अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दिया था। गुरु रामदास ने उस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय बना दिया, और इसी जलाशय के आसपास ना एक नगर बनाएंगे, अमृतसर नगर। ठीक है, तो सबसे पहले अमृतसर जलाशय बनवाए, फिर अमृतसर नगर बनवाए। ठीक है, अमृतसर तथा नगर की स्थापना है। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को ना गुरुपद सौंपा, और इसी प्रकार उन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया। यानी कि पहले ना गुरुपद कोई भी बन सकता था, लेकिन अब ना उनका वंश आएगा ना, यानी उनका बच्चा, उनका बेटा, वही गुरुपद बनेगा। और ये कौन कर दिए? रामदास कर दिए, और अपने बेटे को ना अर्जुन को सिख के ना 5वें गुरु बना दिए। तो 5वें गुरु कौन हो गए? अर्जुन। अब अर्जुन क्या काम करेगा, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, गुरु अर्जुन का जो कार्यकाल 15 से 1606 तक सिखों के 5वें गुरु हुए। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ, अ से अर्जुन, अ से आदि, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है कि आदि ग्रंथ के संकलन कौन है? तो गुरु अर्जुन। ठीक है, की रचना की। इन्हें गुरु नानक की प्रेरणात्मक प्रार्थना एवं गीत संकलित है। यानी कि गुरु नानक जो बात कहते थे ना, वो बात को ना एक किताब में लिखवा दिया। ठीक है, आपको पूछेगा आदि ग्रंथ कौन सा लिपि में लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, तो ये जो किताब है ना आदि ग्रंथ, इसमें 3 और व्यक्ति की बातें वाणी वर्णित किया गया है, जिसमें है आपको कबीर की, नामदेव की और रैदास की। यानी ये जो 3 व्यक्ति की और जो उपदेश है, जो इस पुस्तक में ना रचना किया गया है, मतलब लिखा गया है। तथा गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरु के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं में को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य ना हरमंदिर साहब, तो ये वो पूछता है हरमंदिर साहब कौन बनवाया? तो अर्जुन। तो उसके बीच में बनवाया। ये मंदिर का नाम हरमंदिर। तो पूछे हरमंदिर कहाँ है? तो पंजाब में। पंजाब से भी छोटा जगह पे पूछे तो अमृतसर, अमृतसर में। ठीक है, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1626 में अर्जुन को मरवा दिया। तो ये भी पूछता है कि सिखों के 5वें गुरु को कौन मरवा दिया? जहांगीर मरवा दिया, जहांगीर मरवा दिया। सिखों के 6ठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। इनका कार्यकाल 1606 से 1645। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन किया। देखिए, तो दूसरा आकर किसी गुरु को मार देता है तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या किया? सिखों को सैन्य संगठन किया। सैन्य मतलब लड़ाई करने के लिए पद्धति सिखाया। ठीक है, तब सैन्य शक्ति प्रारूप किया तथा अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया था। आपको पूछेगा अकाल तख्त को किसने स्थापित किया था? तो सिख 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद अकाल तख्त का निर्माण किए थे गुरु हरगोविंद। तथा ये दो दरबार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। उन्हें आप अकबर सुने तो अकबर के बारे में मुगल काल में नगारा बजाता था। यहाँ पे इनके बारे में सुनिएगा, दरबार में नगारा बजाते थे। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाया। किलेबंदी जैसे कि आपका घर है, तो घर के चारों तरफ से घेर देंगे तो कोई गुंडा अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। कोई आसानी से नहीं जा सकता ना, उसको पार करेगा तभी जाएगा। तो देखिए, उसके गुरु को आके कोई मार देगा तो उनको ठीक लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो अमृतसर शहर सब किलेबंदी करवा दे। किलेबंदी क्या होता है? मान लीजिए ये आपका घर है, तो इसके चारों तरफ ना एक किला उठवा देंगे। ठीक है, कि इसको पार करेगा तभी अंदर आएगा। तो आसानी तो नहीं है ना पार करना। तो आपको पूछेगा अमृतसर का किलाबंदी कौन करवाया था? यही गुरुजी। ठीक है, ये कौन नंबर गुरुजी है? 6ठे। 2 तलवार लेके बैठेंगे, अमृतसर का किलाबंदी करवा देंगे। ठीक है, अब सिखों के ना 7वें गुरु है हर राय। सिखों के 7वें गुरु हर राय। इनका कार्यकाल 1645 से 1661 तक। इन्होंने दारा सिखों से ना मिलने आने का आशीर्वाद दिया। ये जो दारा सिखो है ना, से मुगल राजा। ठीक है, और ये जो मिलने के लिए आया था ना, ये आशीर्वाद दिए थे। ठीक है, तो सिखों के 8वें गुरु है हरकिशन। इनका कार्यकाल है 1661 से 1674। इनकी ना मृत्यु चेचक से हो गई। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? नंबर पूछेगा 8वें। तो सिखों के ना 8वें गुरु, देखो नाम तो तुम याद कर लेंगे, लेकिन आपको ना क्रम में याद रखना है। सिखों के 8वें गुरु को ना चेचक से मृत्यु हो गई। तथा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए, और इनका कार्यकाल 1664 से 1675। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। यानी कि इनको कह रहा था कि आप ना इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, मतलब मुस्लिम धर्म को मान लीजिए। आई नहीं मानते थे, तो नहीं माने तो इसको मरवा दिया। ठीक है, हाँ, तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा दिया। तो पूछेगा सिखों के 9वें गुरु को कौन मरवा दिया? औरंगजेब। पूछेगा औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवा दी?
तेग बहादुर को, आई 9वें गुरु थे, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद साहब, जिनका कार्यकाल 1675 से 1708 तक था। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। तो इतने से ना बात याद रखिए, 1666 पटना, कहां? पटना, यानी पटना से संबंध किसको है? 10वें गुरु को। इनका जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ था। ये है अपना पटना, बिहार की राजधानी में, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए इसके बारे में, यहाँ से ना पूछता है। देखिए प्रथम के बारे में अच्छा से याद रखिए, अंतिम के बारे में अच्छा से याद रखिए, बीच में जो है सो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके याद रख लेना है। तो आपको ये पूछता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अभी ना पटना साहिब बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? ऑप्शन में पटनो लिखा, पटना साहिब लिखा, तो पटना साहिब मारिएगा, ठीक है। हालांकि पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहां पे ना बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, मतलब उनका, ठीक है, गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को ना सच्चा बादशाह कहा। उन्होंने सिखों के ना लिए 5 कगार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कक्ष और करा रखने का अनुमति दे दी। सभी लोगों को अपने नाम के आगे ना सी शब्द जोड़ने के लिए कहा गया, ठीक है। अंत में सी शब्द, ठीक है। जैसे किसी का नाम बोलेगा तो सिंह, ठीक है, सिंह, सिंह लगेगा उसके नाम के अंत में। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब एवं न कार्यस्थल पावती था। यानी गुरु गोविंद साहब का निवास स्थान रहते थे आनंदपुर साहिब में, कार्य स्थल जहाँ पे काम करते हैं ना वो पावती था। पता है, गुरु गोविंद सिंह फारसी एवं जफरनामा, मतलब फारसी में ना जफरनामा लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में ना जफरनामा लिखे, मतलब किताब के नाम है जफरनामा। आप कौन भाषा में लिखे थे? फारसी में, ठीक है। तो पूछेगा जफरनामा के रचनाकार कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, यानी सिखों के 10वें गुरु। जफरनामा का संबंध है। तथा इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। यही कल आपको नहीं बताया था, ये इनके 2 लड़के थे ना, उसको दीवार में, मतलब जिंदा दीवाले में उनको लगा दिया था, ठीक है। इन्हीं का नाम, इन्हीं के सम्मान में शहादत दिवस मनाते हैं, ठीक है। नहीं, वीर वाले दिवस मनाते हैं, वीर वाले दिवस। क्या मनाते हैं? वीर वाले दिवस, ठीक है। इन्हीं के याद में, फतेह सिंह और जोरावर सिंह के याद में। कहता है 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। था आपको पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना कौन किया? कहिए 1699। कहता पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह किया। पाहुल प्रणाली का, तो आपको परीक्षा में पूछेगा पाहुल प्रणाली का संबंध किससे है? तो सिख से। अब आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को ना वर्तमान रूप दिया। जैसे कि अभी आप आदि ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो इसका जो वर्तमान रूप दिया है ना, तो गुरु गोविंद सिंह दिए हैं, लेकिन आदि ग्रंथ की रचना कौन करवाया? अर्जुन देव, ठीक है। अब ना गुरुवाणी सिखों के संप्रदाय के ना गुरु का काम करेगा। तो देखिए रामदास क्या किए थे? पैतृक कर दिए थे। क्या कर दिए थे? पैतृक। तो अर्जुन को बैठाए थे, राजा बनाए थे। अब गुरु गोविंद सिंह क्या करेंगे? अब कोई राजा नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो किताब है ना, जो गुरु ये जो ग्रंथ लिखवाया है, आदि ग्रंथ, यही अब ना बताएगा कि सिख धर्म को ना कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है। माने इसी को अब गुरु बना लिए, ठीक है। अब कोई सिख तो गुरु नहीं बनेगा। सिख में ना 10 गुरु हुए, प्रथम नानक, आद्य गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ ना वर्तमान रूप दिए। जो किताब है ना, देखो उधर क्या पढ़ा है? अर्जुन देव किताब लिखवाए थे, आदि ग्रंथ के ना संकलन कराए थे, वर्तमान रूप जब हम देख रहे हैं, ठीक है। आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप ये दिया है, ठीक है। तो ये अब क्या कहे कि अब कोई गुरु नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो भी बात होगा, सिख जिस भी रास्ते पे जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसी से जाएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या ना 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर ना गुल खान नामक पठान ने कर दिया, यानी कि इनको मार दिया, ठीक है। नांदेड़ में कौन मार दिया? गुल खान। कहता बंदा बहादुर, इसका जन्म 1627 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम ना लक्ष्मण दास था। इनके पिता राम देव भारद्वाज राजपूत थे। कहता बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ की राजधानी बनाया, लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के ना सिक्के चलाए। तो ये पूछता है कि प्रथम गुरु आखिरी गुरु है ना जी, तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के कौन चलाया? तो यही चलवाया, कौन? बंदा बहादुर। हाँ, बंदा बहादुर। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। देखो वजीर खान को मार दिया, देखो गुल खान पठान उसको मार दिया था ना, तो वजीर खान की हत्या कर दिया, ठीक है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने के आदेश पर ना 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को ना गुरदासपुर में नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत की घाट उतार दिया। जब उसको मार देगा ना, तब देखो सिख वाला क्या करेगा से। सहादरा कतलगढ़ी के नाम से ना विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को ना मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि बंदा बहादुर को ना कम मत समझना, ठीक है। जब उसको मार दिया ना, तो बंदा एगो जगह का नाम है, एगो जगह के नाम है, क्या नाम है? कतलगढ़ी, ठीक है। सहादरा के नजदीक है। आखिर इसको कतलगढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि बंदा बहादुर ना एक साथ ना हजारों सैनिक को ना गला काट दिया था, अकेले अकेले। क्यों? क्योंकि उसके गुरु को मार दिया था वो,
ठीक है, सिख के गुरु को मार दिया था ये अकेले, तो इसको ना बोलते हैं कत्लगढ़ी। कत्लगढ़ी कहाँ है? शहादरा में है। तो एक व्यक्ति हजारों का गर्दन काट दिया, ठीक है। तो कौन सा जगह है? कत्लगढ़ी। तो कत्लगढ़ी कहाँ है? शहादरा में। तो कत्लगढ़ी के नाम से क्यों विख्यात है? क्योंकि हजारों सैनिक ने गला काट दिया था। कौन काट दिया था? बंदा बहादुर, ठीक है। क्योंकि देखो शुरू से देख रहे हैं सिख के गुरु को मार दे रहा है, उधर औरंगजेब मार दिया, उधर शाहजहां मार दिया, ठीक है, मार रहा है ना, जहांगीर मार दिया, उधर जहांगीर मार दिया था ना, अर्जुन देव को जहांगीर मार दिया था, इधर औरंगजेब मार दिया था तेज बहादुर को, ठीक है। तो ये ना देखते आ रहा है और वो लोग कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक और को मार दिया, ठीक है, 10वें गुरु को मार दिया ना। तो कत्लगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि एक साथ हजारों सैनिक का ना गला काट दिए थे। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटी छोटी टुकड़ों में बंट गए। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर ना सभी सिख टुकड़ियों को ना एक दल खालसा में मिला लिया गया। पता है, दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। यानी कि जब एक दल बना जिसका नाम है दल खालसा, इसको देखने करने वाला जस्सा सिंह अहलुवालिया थे, ठीक है, जिसने बाद में ना 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे ना मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसल। मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ना सम्मान होता है। क्या होता है? सम्मान। रणजीत सिंह के बारे में पढ़ना है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में हुआ था। तो इन राजा रणजीत सिंह है। पूछेगा राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो सुकरचकिया। परीक्षा में पूछता है सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। परीक्षा में कई बार पूछा है कि राजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो सुकरचकिया से। सुकरचकिया मिसल के ना मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनका दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल का प्रमुख स्थान दिलाया था। 1798 से 1799 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना, मतलब कि वहां के राजा बने, ठीक है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेडकॉफ और महाराणा रणजीत सिंह के बीच ना अमृतसर की संधि हुई। तो पूछे अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो 1809 में। अब देखो यहाँ से अब तुमको समझ में आएगा कि अंग्रेजवा ना पंजाब पर ना धीरे-धीरे कमर कस रहा है। अभी तक तो तुम लड़ाई देख रही थी ना, खाली लड़ ही रहा था, लेकिन धीरे-धीरे ना अब अंग्रेजवा, तो अब एक जो लड़ाई देख रहे थे तुम किसके साथ? मुगल के साथ। अब बीच में क्या है? कौन आ रहा है? अंग्रेज आ रहा है। धीरे-धीरे ना अंग्रेजवा वहां पे कमर कसेगा, ठीक है। 1809 आ गया ना, अब धीरे-धीरे छोटा-छोटा जगह को ना उसको शामिल करेगा, ठीक है। तो अमृतसर से संधि पहले कर लिया, ठीक है। तो रणजीत सिंह का राज 4 सूबे में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पता है महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री ना फकीर अजीउद्दीन एवं विदेश मंत्री दीनानाथ थे। पता है 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गया और रणजीत सिंह मर जाएगा। अब देखो अंग्रेजवा को और मौका मिल जाएगा, ठीक है। कहता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब यहाँ से सिख युद्ध स्टार्ट हो गया। उधर मैसूर पढ़ रहे थे ना, अब सिख पढ़िए, ठीक है। देखिए 1700 उधर जीत रहा था ना, अब यहाँ पे 1845, ठीक है। तब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। तो देखो सिख से इतना बार लड़ता है कि सिख कमजोर हो जाता है, एक भी बार सिख जीत नहीं पाता है, तो पंजाब पूरे अंग्रेज में चला जाएगा, पंजाब पूरे अंग्रेज में चला जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजों एवं सिखों से हुए संधि के बारे में देख लो। लाहौर की संधि हुआ था 1946 में 9 मार्च को, ठीक है, क्योंकि उधर युद्ध हुआ था ना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो वही लाहौर की संधि से वो शांत हुआ था, ठीक है। और आगे भैरववाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 को। इस संधि के तहत ना राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु ना अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया कि अब अंग्रेज सेना ना पंजाब में रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से रहने लगा। अब देखो 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियनवाला की लड़ाई सिखों के नेता ना शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ी गई और 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। इस युद्ध में ना सिख बुरी तरह पराजित हो गए। तो देखो जहां भी सिख के साथ अंग्रेज के साथ लड़ाई हो रहा है ना, वो हार जा रहा है, ठीक है। तो हार जा रहा है तो किसी का दिल टूट जाता है ना, हाँ, तो उसका कमर ही टूट गया। लॉर्ड डलहौजी की 28 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया। तो पूछेगा कि संपूर्ण पंजाब का विलय कौन करवाया? तो डलहौजी। कहिए करवाया 1849 को। तो पूरे पंजाब का ना विलय कर लिया। क्या कर लिया? विलय कर लिया। तो कौन कर लिया? डलहौजी। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, पूरे कहेगा कि पूरे पंजाब को अपने अंग्रेजी राज में कौन मिला लिया? डलहौजी। कही आता 1849 में। यहाँ से प्रश्न आता है, इसको एकदम भूल मत जाइए। 1849 में पूरे पंजाब पर अंग्रेज का कब्जा हो गया। पूरे पंजाब पर अंग्रेज का कब्जा हो गया। मतलब अब सिख धर्म हिल नहीं सकता इधर से उधर, ठीक है। पूरे पंजाब गुलाम हो गया, ठीक है।
किधर समय हो गया, डलहौजी के समय में हो गया। महाराज दिलीप सिंह को 50,000 पैगोडा की वार्षिक पेंशन दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यानी कि जो कोहिनूर हीरा था ना, जो पंजाब में था, अब उसको पढ़ने के लिए जब विदेश भेज दिया ना दिलीप सिंह को, तो उसी के साथ भेज दिया हीरा वहां पे, ठीक है। अब हीरा चला जाएगा किसके पास, महारानी के पास। किसके पास, महारानी के पास, विक्टोरिया के पास। और उसको ना वार्षिक पेंशन पर भेज दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि सारा पंजाब को विलय कर लिया अपने अंदर में। अब बोला कि पंजाब का देख रेख हम करेंगे। इस तरह से ना भारत का ना सबसे शक्तिशाली एगो पंजाब था, पंजाब अब ना पूरे अंग्रेज के अंदर में आ गया। अब तुम ना ज्यादा लड़ाई उड़ाई नहीं देखेगी, अब धीरे धीरे चिंगारी होगा। 1857, अब 1757 उधर प्लासी लड़ाई कह दिए है ना, अब पड़ेगी 1857, ठीक है, भारत की आजादी की प्रथम लड़ाई, ठीक है, स्वतंत्रता का प्रथम लड़ाई उधर पड़ेगी, तो वो भी फेल हो जाता है। अंत में देश तो 47 में आजाद होता है। ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जो अगला टॉपिक है, ठीक है।